हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकेंड यूनिट का 5th चैप्टर पारिस्थितिक दृष्टिकोण के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट का 4th चैप्टर तार्किक निर्णय निर्माण चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका डीएससी 4 सब्जेक्ट है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है, इसकी जो आपकी सेकेंड यूनिट है, इसके 5th चैप्टर को पारिस्थितिक दृष्टिकोण को के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको आज हम शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो इकाई रहने वाली है वो सेकेंडरी इकाई रहने वाली है, जो कि आपकी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की इकाई है, जिसका आपका चैप्टर नंबर 5 पारिस्थितिक दृष्टिकोण, जो कि फ्रेडरिक्स ने दिया था, उसको हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने तुलनात्मक सार्वजनिक प्रशासन में पारिस्थितिक दृष्टिकोण विकसित किया। जो आपका पारिस्थितिक दृष्टिकोण है वो आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने कॉम्पैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तुलनात्मक सार्वजनिक प्रशासन में विकसित किया था। जो यह दृष्टिकोण है फ्रेडरिक्स डब्ल्यू का, उन्होंने क्या कहा है इस दृष्टिकोण के बारे में। उसके इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी प्रशासनिक प्रणाली को उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी है, उन्होंने ये बोला है जो कि आपकी प्रशासनिक प्रणाली होती है वो केवल बाहरी तत्वों से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि जो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक परिवेश है उसके संदर्भ में इसके प्रशासनिक प्रणाली को समझा जाना चाहिए। रिक्स का पारिस्थितिक दृष्टिकोण यह समझाने में सहायक है कि प्रशासन केवल अपने आंतरिक ढांचे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बाहरी समाज कारकों से भी प्रभावित होता है। जो आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी है वे ये कहते हैं कि जो आपका पारिस्थितिक दृष्टिकोण है वो आपका प्रशासन है, जो उसको जो आपका प्रशासन है वो आपके जो आप आंतरिक ढांचा होता है केवल उसी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो आपके बाहरी सामाजिक कारक होते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं, उनसे भी प्रभावित होता है। विशेष रूप से उनके सिद्धांत विकासशील देशों की प्रशासनिक जटिलता को समझने में सहायक सिद्ध हुए हैं। जो आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी है, उनके जो बहुत सारे सिद्धांत हैं वे विकासशील देशों की जो प्रशासनिक जटिलता है उनको समझने में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो ये तो हमने इस चैप्टर का परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है आपका फ्रेडरिक्स का पारिस्थितिक उपागम, जिसमें हम देखते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने प्रशासनिक तंत्र को बाहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में समझने के लिए पारिस्थितिक उपागम विकसित किए। जो आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी थे, उन्होंने जो प्रशासनिक तंत्र था उसको बाहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के जो संदर्भ थे उनको समझने के लिए जो आपके इकोलॉजिकल अप्रोच है, पारिस्थितिक उपागम है, उनको विकसित किया। जिनमें आप सबसे पहले देख सकते हैं प्रशासन और समाज की पारस्परिकता। प्रशासनिक तंत्र केवल आंतरिक संरचना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह बाहरी पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। जो आपका प्रशासन का तंत्र होता है, प्रशासनिक तंत्र होता है, वो आपकी केवल आंतरिक संरचनाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो आपके बाहरी परिवेश होते हैं, जैसे कि आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवेश होते हैं, बाहरी पर्यावरण होता है, उससे भी प्रशासनिक तंत्र प्रभावित होता है। सेकंड आप देख लेते हैं प्रिज्मा मॉडल, जो कि आपका आता है प्रिमेस्टिक मॉडल। उन्होंने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने के लिए इसे प्रस्तुत किया। जो आपका फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी का प्रिज्मा मॉडल है, उन्होंने जो भी आपके विकासशील देश है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऐसे जो आपके देश है विकासशील देश, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी, जो कि वे बहुत ज़्यादा जटिल है, तो उनको जटिलता को समझने के लिए फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी ने प्रिज्मा मॉडल का प्रस्तुत किया था। आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपका रिक्स का प्रेमिस्टिक मॉडल है, जिसको कि आप देख सकते हैं। थर्ड आपका जो आता है समाज का वर्गीकरण, जिसमें आपके 3 प्रकार के समाज वर्गीकृत करके बताया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है फ्यूज्ड समाज, पारंपरिक अविकसित समाज, सरल प्रशासनिक संरचना। फ्यूड समाज के अंदर आपके जो
आपका पारंपरिक और अविकसित समाज आते हैं, जिनकी सरल प्रशासनिक संरचना होती है, वे आपके फ्यूड समाज के अंदर आते हैं। सेकंड आपका जो आता है प्रिज्मे समाज, इसमें संक्रमणकालीन समाज, जहाँ पारंपरिक और आधुनिक तत्व मिश्रित होते हैं। जो आपके पारंपरिक और आधुनिक तत्व जिस समाज में दोनों मिश्रित होते हैं, उनको ही हम प्रिज्मे समाज कहते हैं। थर्ड आपका आता है विभाजित समाज, आधुनिक विकसित समाज, जहाँ प्रशासनिक संरचनाएं सुव्यवस्थित होती है। जैसे कि इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपके आधुनिक विकसित समाज है, इनमें प्रशासनिक संरचनाएं सुव्यवस्थित होती है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ आपका जो आता है वो आता है साला मॉडल। जो आपका साला मॉडल है, यह दिखाता है कि जो आपके विकासशील देश है, उनमें जो आपकी प्रशासनिक और सामाजिक प्रणालियाँ हैं, उनके बीच क्या क्या असंगति है, ये आपका साला मॉडल बताता है। अब हम देख लेते हैं जो हमने अभी 3 प्रकार के समाज के बारे में बात करी, उनको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, जिनमें आपका आता है एग्रिया, इंडस्ट्रिया व प्रिज्मे समाज। सबसे पहला आपका आता है एग्रिया संलियित समाज। यह पारंपरिक समाज का रूप है, जहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत संबंधों का वर्चस्व रहता है। जो आपका एग्रिया समाज है, इसमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में और जो व्यक्तिगत संबंध है उनका वर्चस्व रहता है। ये एक प्रकार का पारंपरिक समाज है। सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा सरल एवं एकीकृत होता है, जिससे निर्णय लेने में न्यूनतम जटिलता रहती है। जो आपका प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा होता है एग्रिया समाज में, वो सरल और एकीकृत होता है, जिससे कि आपके जो निर्णय होती है उनमें जटिलता रहती है। सेकंड आपका आता है इंडस्ट्रिया विवर्तित समाज। यह समाज औद्योगिकरण के प्रभाव से विकसित हुआ है, जहां विभाजन एवं विशेषज्ञता के आधार पर कार्य होते हैं। जो आपका इंडस्ट्रियल समाज है, वो औद्योगिकरण के प्रभाव से विकसित हुआ है, जिसमें आपका विभाजन एवं विशेषज्ञता के आधार पर कार्य किया जाता है। प्रशासनिक तंत्र अधिक संरचित, औपचारिक और तकनीकी होता है, जिससे प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित बनती है। जो आपका प्रशासनिक तंत्र है इंडस्ट्रियल समाज का, वो बहुत अधिक संरचित, औपचारिक और तकनीकी होता है, जिससे कि आपकी प्रक्रियाएं हैं वे सुव्यवस्थित बनी रहती है इंडस्ट्रियल समाज में। थर्ड आपका आता है प्रिज्मे समाज। यह संक्रमणकालीन समाज का रूप है, जिसमें परंपरागत और आधुनिक तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अभी बताया था, जो आपका प्रिज्मे समाज होता है उसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के तत्वों का मिश्रण रहता है। उसको ही हम संक्रमणकालीन समाज या फिर प्रिज्मे समाज कहते हैं। इसमें प्रशासनिक जटिलताएं, विरोधाभास और असंगतता आम होती है, जो विकासशील देशों की विशिष्टता को दर्शाती है। जो आपका प्रिज्मे समाज होता है, इसमें जो आपके प्रशासनिक जटिलताएं होती है, विरोधाभास होती है और असंगतता होती है, ये आम बात होती है, जो कि आपके विकासशील देशों की विशिष्टता को दर्शाती है। तो हमने आपके 3 प्रकार के समाज देख लिए। अब हम आप देख लेते हैं जो आपका साला मॉडल है वह प्रिज्मे समाज है, उसमें जो आपकी प्रशासनिक उप प्रणाली है वे क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेडरिक्स ने साला मॉडल के माध्यम से प्रिज्मे समाज की प्रशासनिक विशेषताओं को समझाने का प्रयास किया। जो आपका साला मॉडल है, यह आपके प्रिज्मे समाज की जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है उनको समझाता है। साला स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होल होता है। जो आपका साला शब्द है वो स्पेनिश भाषा का है, जिसका आपका अर्थ होल होता है, जो यह दर्शाता है कि प्रिज्मे समाज में सरकारी कार्यालय और निजी संस्थाएं मिश्रित रूप से कार्य करती है। आपका साला मॉडल जो होता है वो ये बताता है कि जो आपका प्रिज्मे समाज होता है उसमें जो सरकारी कार्यालय और निजी संस्थाएं होती है, मतलब कि जो सरकारी और निजी जो दोनों प्रकार की संस्थाएं होती है, वे दोनों मिश्रित रूप से कार्य करती है। तो अब हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आते हैं बहुकार्य क्षमता। एक ही संस्था कई असंबंधित कार्यों को संभालती है, जिससे दक्षता कम होती है। इसमें जो आपकी सबसे पहली प्रमुख विशेषता आती है वो ये आती है कि जो आपकी एक ही संस्था होती है वो बहुत सारे कार्यों को संभालती है, चाहे वो उससे संबंधित हो या ना संबंधित हो, तो भी वो उस कार्य को संभालती है, जिससे कि आपकी दक्षता कम होती है। सेकंड आपका आता है नेपोटिज्म। प्रशासन में व्यक्तिगत संबंधों और भाई भतीजावाद का प्रभाव रहता है। जो आपका प्रशासन होता है उसमें जो आपके व्यक्तिगत संबंधी होते हैं या भाई भतीजावाद होता है, उसका प्रभाव रहता है। थर्ड आप देख सकते हैं कृत्रिमीकरण। प्रशासनिक प्रक्रियाएं औपचारिक रूप से तो आधुनिक दिखती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से पारंपरिक तत्वों से प्रभावित रहती है। थर्ड आपकी जो इसकी मुख्य विशेषता आती है, उसमें जो आपकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती है वे आपको औपचारिक रूप से तो आधुनिक दिखाई देगी, लेकिन जो व्यवहारिक रूप होगा उससे वे पारंपरिक तत्वों से
प्रभावित दिखाई देगी। फोर्थ आपका आता है विसंगति। पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की प्रणालियाँ एक साथ कार्य करती है, जिससे असंगति उत्पन्न होती है। जो आपकी पारंपरिक और आधुनिक प्रणाली होती है वे दोनों एक साथ कार्य करती है, जिससे कि आपकी असंगति उत्पन्न होती है। तो अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, जो कि आपका आता है बाजार कैंटीन मॉडल, प्रिज्म समाज की आर्थिक उप प्रणाली। फ्रेडरिक्स ने बाजार कैंटीन मॉडल के माध्यम से प्रिज्म समाज की आर्थिक प्रणाली को समझाने का प्रयास किया है। जो आपका बाजार कैंटीन मॉडल है, ये जो आपका प्रिज्म समाज की आर्थिक प्रणाली होती है उसको समझाता है, जिसका प्रतिपादन फ्रेडरिक्स ने किया था। इसमें दिखाया गया है कि कैसे पारंपरिक और आधुनिक आर्थिक तंत्र एक साथ कार्य करते हैं, जिससे असंगति और अराजकता उत्पन्न होती है। बाजार कैंटीन मॉडल में दिखाया गया है जो आपके पारंपरिक और आधुनिक आर्थिक तंत्र है वे एक साथ कार्य करते हैं, जिससे कि आपकी असंगति और अराजकता है वे उत्पन्न होती है। तो अब हम इसकी भी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहली आती है दोहरी अर्थव्यवस्था। एक और पारंपरिक बाजार व्यवस्था होती है जहां मोल भाव, अनौपचारिक व्यापार और असंगठित क्षेत्र का वर्चस्व रहता है। इसमें एक और पारंपरिक बाजार व्यवस्था होती है जहाँ पे मोल भाव, अनौपचारिक व्यापार और असंगठित क्षेत्र इनका वर्चस्व रहता है। दूसरी विशेषताएं में आता है अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा। निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करती है, लेकिन यह मिश्रण असंगत होता है। जो आपकी निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्थाएं होती है वे दोनों मिलकर तो काम करते हैं, लेकिन जो इनका मिश्रण होता है वो असंगत होता है। थर्ड आपका आता है भ्रष्टाचार और पक्षपात। आर्थिक संसाधनों का वितरण अक्सर भाई भतीजावाद और राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होता है। जो आपके आर्थिक संसाधन होते हैं उनका वितरण होता है जो कि भाई भतीजावाद और राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होता है। फोर्थ आपकी जो विशेषता आती है वो अर्ध आधुनिक व्यापार संस्कृति। पारंपरिक व्यापारिक आदतों और आधुनिक बाजार प्रणाली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें जो आपका बाजार कैंटीन मॉडल है इसमें आपके पारंपरिक व्यापारिक आदतें और जो आपका आधुनिक बाजार प्रणाली है उन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये हमने इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम इसका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। फ्रेडरिक्स का पारिस्थितिक दृष्टिकोण प्रशासन और समाज के आपसी संबंधों को समझने में सहायक सिद्ध होता है। जो आपका फ्रेडरिक्स का पारिस्थितिक दृष्टिकोण है वह प्रशासन और समाज के जो आपसी संबंध होते हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। उनके प्रिज्म मॉडल, साला मॉडल और बाजार कैंटीन मॉडल यह दर्शाते हैं कि किसी भी प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली भारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। जो कि फ्रेडरिक्स के प्रिज्म मॉडल है, साला मॉडल है और बाजार कैंटीन मॉडल है, ये तीनों मॉडल ये दर्शाते हैं कि जो आपके प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली होती है वो भारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। रिक्स का पारिस्थितिक दृष्टिकोण प्रशासनिक अध्ययन को एक नया आयाम देता है और यह विशेष रूप से विकासशील देशों की जटिल प्रशासनिक व आर्थिक संरचनाओं को समझने में सहायक होता है। जो आपका पारिस्थितिक दृष्टिकोण है वो प्रशासनिक अध्ययन को एक नया आयाम देता है, जिसमें आपके जो विकासशील देश है जैसे कि अमेरिका हो गए, उनकी जो आपकी जटिल प्रशासनिक व आर्थिक संरचना होती है उनको समझने में ये मॉडल और ये दृष्टिकोण बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये हमने इसका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका रिग्स का पारिस्थितिक मॉडल है उसको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देना। तो ये था आपका सेकंड यूनिट का 5th चैप्टर पारिस्थितिक दृष्टिकोण, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी 3rd यूनिट की रहने वाली है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्सन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।